नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, मैं पढ़ के बता दूं। ओके, अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,1,1 contains two lines whose direction ratios are this and this respectively. If this plane also passes through the point alpha comma minus 3,5 then alpha is equal to, okay, तो ये क्वेश्चन 3D का है, isn't it? and 3D में दिया गया है कि एक प्लेन है जो कि पास हो रहा है 3,1,1 से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आपको जो है वो बेसिकली प्लेन का इक्वेशन चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। क्यों? क्योंकि दिया जा रहा है कि एक प्लेन इससे पास हो रहा है एंड इससे भी पास हो रहा है, तो अल्फा निकालो। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे एंड ऑफ कोर्स ये पॉइंट जो है वो उस प्लेन से पास हो रहा है, तो अल्फा आ जाएगा सेटिस्फाई करा करके, इजंट इट? तो वहां पर हमारे पास पॉइंट तो है प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए, लेकिन नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मल वेक्टर के लिए दिया हुआ है कि इफ दिस प्लेन, नहीं ये देखो, दिस इज कंटेन्स टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दिस एंड दिस, है ना। तो आपको ऑटोमेटिकली चमक जाएगा कि यार नॉर्मल वेक्टर जो होगा ना, नॉर्मल वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों ही लाइंस के परपेंडिकुलर होगा, जिनके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ये है एंड ये है ना। और यदि नॉर्मल वेक्टर दोनों ही लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल वेक्टर यदि हम लोग निकालना चाहें तो एन वेक्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों का ही क्रॉस प्रोडक्ट, इजंट इट? तो ये हो गया क्या, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप क्रॉस दिस वन, है ना। क्योंकि परपेंडिकुलर यदि हमारे पास दो वेक्टर्स दिए रहते हैं तो हमें परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये हो गया क्या, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, इजंट इट? बस इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। कैसे निकालते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, आई कैप j कैप k कैप करते हैं, यहाँ पर कोएफिशिएंट्स लिखते हैं 1 - 2 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 3 - 1, ठीक है। जस्ट लाइक डिटर्मिनेंट हम लोग ओपन कर देते हैं, तो आई कैप इंटू -2 - 1 मतलब क्या, 2 - 6 विच इज -4, ठीक है। माइनस जे कैप, ऑल्टरनेट साइन लेते हैं ना, माइनस जे कैप इंटू -1 - 4 विच इज -5 प्लस के कैप इंटू 3 + 4 विच इज 7, है ना। तो ये आ गया नॉर्मल वेक्टर। तो आपको जो है वो इक्वेशन ऑफ द प्लेन चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट इससे पास हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, a इंटू, ये हो गया ना, नॉर्मल वेक्टर इज दिस वन, तो क्या हो जाएगा, a इंटू x माइनस x1 विच इज ओके दिस वन, ये हो गया -4 इंटू x - 3, ये देखो क्या हो जाएगा, -4i कैप माइनस इंटू माइनस प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, इजंट इट? तो यहाँ पर हो गया -4 इंटू x - 3 प्लस 5 इंटू y - 1 एंड नेक्स्ट हो गया क्या, +7 इंटू z - 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। बस सिंप्लीफाई कर दो, तो ये हो जाएगा -4x प्लस 4 तिया 12, ये हो गया प्लस 5y -5 प्लस 7z, ओके, -7, दिस इज इक्वल्स टू 0। एंड ये जो प्लेन है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, लेकिन ये जो प्लेन है वो इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, तो सेटिस्फाई करा दो। x की जगह अल्फा, तो ये हो जाएगा -4 अल्फा, ये हो जाएगा +12 प्लस 5 इंटू -3, ओके, 5 इंटू -3 -5 प्लस 7 इंटू z इज 5 -7 बराबर 0। सिंप्लीफाई कर लो, अल्फा आ जाएगा, ओके। ये हो गया -4 अल्फा प्लस 12, 5 तिया 15 -15 -5 प्लस 7 पंचे 35 -7 बराबर 0। देखो काटा पीटी करके देखो, कुछ कट पिट रहा है तो काट दो। ये देखो यहाँ पर -15 और 35 दोनों जुड़ करके हो जाएगा +20, इजंट इट? तो ये हो जाएगा एंड यहाँ पर ये देखो 7 5 12 जुड़ करके हो जाएगा, दोनों तो उड़ ही गया ना, है ना। तो ये हो गया -4 अल्फा प्लस 20 बराबर 0, मतलब 4 अल्फा बराबर 20, तो इस 4 ने इसको उड़ाया 5 टाइम्स, तो अल्फा बराबर 5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो 3D के क्वेश्चंस कितने इजी आ रहे हैं, कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो आपको 3D के क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करने हैं, 3D करो NCERT से, है ना। 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको आप NCERT से करोगे तो आपका एडवांस लेवल तक भी बात बन जाएगी, दैट इज एक है 3D, एक है प्रोबेबिलिटी। 3D एंड प्रोबेबिलिटी दोनों को ही आप किससे करो, NCERT से करो, सारे ही सॉल्व एग्जाम्पल करो एंड सारे ही एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स करो, ओके।
तो ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन 3D जो है बहुत पूछा जाता है यदि हम लोग जेईई मेन की बात करें, जे एडवांस की बात करें, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से करो, हो जाएगा। ओके, तो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। एंड यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो, एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे एंड आपका कोई भी क्लास मिस नहीं हो। एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करो ताकि मुझे भी लगे यस बच्चे देख रहे तो मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाऊँ। ओके, तो फटाफट से इसको जो है वो नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? लेट ई कॉम्प्लीमेंट डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ई। ओके, हमें पता है ये तो। ओके, लेट E1, E2, E3 बी एनी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद P ऑफ E1 ग्रेटर देन 0 ऑफ कोर्स, एंड ये E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 बराबर 0 है। तो आपको ये फाइंड करना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा है। ओके, तो हम लोग सोचते हैं यार, देखो यदि हम लोग बात करें तो E1, E2, E3 जो है वो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। एंड आपको पता है क्या, यदि हमारे पास दो इवेंट्स ए एंड बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उसके लिए कंडीशन इज दैट कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर होता है P ऑफ A इंटू P ऑफ B, है ना। तो यहाँ पर E1, E2, E3 पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या E1 E2 से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर हो जाएगा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E2। ओके, E2 E3 से इंडिपेंडेंट है, मतलब P ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 बराबर क्या हो जाएगा P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E3। ओके, एंड यहाँ पर E1 जो है वो E3 से इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E3 बराबर P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E3। ओके, ये आपने तीन चीजें लिख लिया, फ्यूचर में काम आएगा। नेक्स्ट, यू हैव टू फाइंड दिस विच इज P ऑफ E2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E3 कॉम्प्लीमेंट होल डिवाइडेड बाय E1। ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो यदि हम लोग जाने तो ये इसको मान लो इसको मान लो B, इसको मान लो A, तो आपके पास दिया हुआ है P ऑफ A बाई B, है ना। P ऑफ A बाई B, इसको मान लो A, इसको मान लो B, P ऑफ A बाई B। P ऑफ A बाई B क्या होता है याद है? कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या होता है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर ले लोगे, नीचे जो नीचे रहता है P ऑफ दिस वन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस विल बी P ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E3 कॉम्प्लीमेंट, इजंट इट। नेक्स्ट, होल डिवाइडेड बाय नीचे में जो नीचे रहता है विच इज P ऑफ E1, है ना। बस आपका काम हो गया। नेक्स्ट, बस अब चलते जाओ आंसर आ जाएगा। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो दिस इज नथिंग बट P ऑफ E1 इंटरसेक्शन, यदि हम लोग देखें E2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E3 कॉम्प्लीमेंट, है ना। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट होता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? E1 इंटरसेक्शन, इसको हम लोग लिख सकते हैं E2 यूनियन E3 का होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय P ऑफ E1। बस इसी को सिंप्लीफाई करते जाना है। ओके, और आपको पता है क्या कि यदि मैं आपसे पूछूं P ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज, पहले कौन सा लिखा हुआ है A, मतलब P ऑफ A ऐसे ही लिख दोगे माइनस दोनों का इंटरसेक्शन विच इज P ऑफ A इंटरसेक्शन B, दैट्स ऑल। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये है P ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट B। ओहो, क्या कर रहे हैं हम लोग? दिस वन, ये क्यों लिखा आगे? ये हो जाएगा ना, ठीक है, ये हो जाएगा, दैट्स ऑल। E1 तो ऑलरेडी था, इसको हमने डी मॉर्गन्स लॉ से लिखा। चलो ठीक है, कोई नहीं, होता है। ओके, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखो P ऑफ A इंटरसेक्शन, देखो एक सेकेंड रुको, ये है P ऑफ A इंटरसेक्शन दिस B कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? P ऑफ A विच इज P ऑफ A कौन? E1, है ना, माइनस P ऑफ दिस वन इंटरसेक्शन, मतलब क्या? P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 यूनियन E3, चमका, होल डिवाइडेड बाय P ऑफ E1। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया? P ऑफ E1 माइनस P ऑफ, यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 100%, इजंट इट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P ऑफ, ये हो जाएगा E1 इंटरसेक्शन E2 यूनियन E1 इंटरसेक्शन E3।
isn't it? होल डिवाइडेड बाय, चलो यहाँ पर ये ब्रैकेट तो यहाँ पर भी ये ब्रैकेट, दिस इज P ऑफ E1, ओके। अगेन चलते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा यही जो बराबर होगा, हम लोग इसी को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा P ऑफ E1 माइनस, आपको दिखा कि ये ऐसा लग रहा है कि P ऑफ A यूनियन P ऑफ B क्या होता है, P ऑफ A यूनियन B इज क्या होता है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पर हो जाएगा P ऑफ A विच इज P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, है ना, माइनस P ऑफ B विच इज, मतलब क्या, यहाँ पर माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा E1 इंटरसेक्शन E3, और ये होगा माइनस P ऑफ दिस इंटरसेक्शन दिस, तो तीनों का इंटरसेक्शन विल बी E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, और वो हो जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 होल डिवाइडेड बाय P ऑफ E1, तो चलता ही आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर ये है P ऑफ E1 माइनस, आपने अभी अभी लिखा था कि P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E2, क्योंकि ये सारे ही क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ये हो जाएगा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E2 माइनस ये हो जाएगा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E3, एंड नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्या, ये तो जीरो ही दिया है ना, देखो कहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, ओके। तो ये तो जीरो ही दिया हुआ है, तो इसके लिए तो कोई चर्चा की बात ही नहीं है, तो ये हो गया P ऑफ E1, सब में से P ऑफ E1 P ऑफ E1 P ऑफ E1 कॉमन आकर के नीचे से उड़ जाएगा, तो बच जाएगा क्या, 1 माइनस P ऑफ E2 माइनस P ऑफ E3, ओके। तो आप दो तरीके से जा सकते हो, ये 1 माइनस P ऑफ E2 को क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल P ऑफ E2 का कॉम्प्लीमेंट माइनस P ऑफ E3, ओके। ये ऑप्शन में है तो इसको टिक कर दो, नहीं है तो आगे बढ़ो, नहीं है तो आगे बढ़ो। कैसे आगे बढ़ो, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस दोनों को साथ में ले लो, 1 माइनस P ऑफ E3, है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस P ऑफ E3 मतलब P ऑफ E3 का कॉम्प्लीमेंट माइनस बच गया P ऑफ E2, तो दोनों में से कोई सा भी आंसर है, देख लो कौन सा ऑप्शन में दिया हो, P ऑफ E3 कॉम्प्लीमेंट माइनस P ऑफ E2, यस ये आंसर है, ओके। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ये क्या है, सेट्स के प्रॉपर्टीज है, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी में एग्जैक्ट एज इट इज यूज होता है, जैसे हम लोग सेट्स के लिए पढ़ते हैं ना, बहुत सारे जो रूल्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया, डी मॉर्गन्स लॉ हो गया, कुछ फॉर्मूला पढ़ते हैं N ऑफ A यूनियन B, N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B, एज इट इज यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होता है, तो आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लेट A बराबर x, मतलब ये एक सेट दिया हुआ है, A बराबर x इक्वल्स टू x y z का ट्रांसपोज, एंड P बराबर 0 है, एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर 1, P बराबर ये दिया हुआ है, देन सेट A इज, ओके। मतलब सेट A क्या है, सिंगलटन सेट है क्या, सिंगलटन सेट मतलब क्या, केवल एक ही एलिमेंट है, एक ही मतलब कॉम्बिनेशन हो सकता है x y z का, कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, कंटेन्स मोर देन 2 एलिमेंट्स, इज एन एम्प्टी सेट, मतलब कोई भी सेट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा ए में, क्या है दैट यू हैव टू से, ओके। तो यदि हम लोग बात करें तो हमारे पास Px बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है, Px बराबर 0 दिया हुआ है, और A जो है वो क्या है, x बराबर x, y, z है, मतलब x में 3 एलिमेंट्स हैं, ओके। तो P है हमारे पास, दिस इज 1, 2, 1, -2, 3, -4, 1, 9, -1, ठीक है। और x क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं x, y, z, तो हम लोग कैसे लेंगे, यदि मैं यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टल ले रही हूँ तो हॉरिजॉन्टल तो नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में 1 क्रॉस 3 का हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे x, y, z, ओके, दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा, दिस इज 0 मतलब देखो यहाँ का जो है इसका ऑर्डर क्या है, देखो 3 रो है, 3 कॉलम्स है, मतलब ये 3 क्रॉस 3 का है, और ये क्या है, यहाँ पर 3 रो है, 1 कॉलम है, मतलब ये 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, तो हमारे पास रिजल्टेंट मल्टीप्लिकेशन होकर के आएगा, वो 3 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स बनेगा, इजंट इट, और सारे ही एलिमेंट्स क्या है, 0 होंगे, क्योंकि ये नल मैट्रिक्स है, तो 0 0 0, ओके। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, इसका जो है वो रो लोगे, इसका कॉलम लोगे, तो क्या हो जाएगा, 1 into x मतलब x प्लस 2y प्लस z, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब 0। यहाँ पर नेक्स्ट -2x प्लस 3y -4z, दिस इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 9y माइनस z बराबर 0, ठीक है।
ये आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन आपका। ओके, मतलब क्या आप इससे जो है वो एक्स एंड वाई, एक्स वाई जेड के जितने वैल्यूज निकालोगे तो ए में जो है वो उतने ही सेट्स हो जाएंगे, ठीक है, ए में उतने ही एलिमेंट्स हो जाएंगे। यदि एक्स वाई जेड के मतलब जो भी वैल्यूज आ गए दैट विल बी योर आंसर। ओके, तो इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। आप जब आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप बोलोगे कि मैम ये जो है वो होमोजीनियस इक्वेशन है, इजंट इट? होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन है। तो होमोजीनियस यदि इक्वेशन है तो मैं एक काम करता हूँ, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके मतलब चेक करता हूँ एक बार। तो जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ पी निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ पी मतलब डेल्टा निकालोगे, तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट इज 1 2 1 -2 3 -4 1 9 -1, ठीक है। खोल दो, रो 1 के लंग एक्सपैंड कर दो, तो ये हो जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा 1 इंटू -3 प्लस ये हो जाएगा -3 प्लस 9 चौक 36 which is 33। ओके, -3 प्लस 36 इज 33। -2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 4 isn't it? 2 प्लस 4 एंड यहाँ पर हो जाएगा +1 इंटू +1 इंटू -9 दूना 18 -3 मतलब -21, है ना। इसको थोड़ा सा तिगड़म बिगड़म करके देखो, ये हो जाएगा 33 और ये हो गया 4 2 6 6 दूना 12 मतलब -12, ये हो जाएगा -21। तो ये आ गया 33 और इन दोनों को जोड़ोगे तो -33, यस 33। तो यहाँ पर 33 -33 मतलब 0। तो बेसिकली देखा जाए तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी या फिर हम लोग डेल्टा बोले तो यहाँ पर 0 आ रहा है ना। और होमोजीनियस इक्वेशन के केस में जब कभी भी हमारे पास डेल्टा बराबर 0 आता है तो हम लोग क्या मानते हैं इसको? इसका मतलब ये है कि हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आएंगे? इस यदि हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। एंड यदि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? हमें तो एक्स वाई जेड चाहिए ना, और वो एक्स वाई जेड चाहिए जो इस कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहे हो, विच इज x² + y² + z² बराबर 1 को। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? एक्स वाई जेड को फाइंड करने के लिए जब कभी भी हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आता है तो हम लोग क्या करते हैं? किसी भी एक वेरिएबल को कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। मान लो कि वो k है, मान लो वो t है, मान लो किसी को भी मान सकती हो। मान लो मैं z को जो है वो क्या मान रही हूँ? k मान रही हूँ, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा x + 2y + k बराबर 0। इसका मतलब ये है x + 2y बराबर -k। ओके, एंड दूसरा इक्वेशन हो जाएगा -2x + 3y - 4k बराबर 0। z बराबर हम लोग क्या कर रहे हैं? k पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज, हम लोग क्या कर रहे हैं? ये 2x और 3y को उधर भेज दे रहे हैं, इस साइड भेज ले रहे हैं। ओके, ये हो जाएगा -2x मतलब क्या 2x - 3y बराबर -4k। ओके, तो अब हमें x y के वैल्यू चाहिए क्योंकि z तो हम लोग ऑलरेडी k पुट कर चुके हैं। ओके, तो x y के वैल्यू चाहिए तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x + 4y बराबर -2k। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा -3y - 4y इज -7y। यहाँ पर हो जाएगा -4k + 2k इज क्या हो जाएगा? -2k। ओके, -2k दिस इज इक्वल्स टू 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा? -2k को उधर भेजोगे, -7 को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 2k बाई -7 मतलब -2k/7। ओके, y ये आ गया। अब आप z के x के लिए इंटरेस्टेड हो, z ऑलरेडी आ चुका है, y आ गया है, x के लिए इंटरेस्टेड हो, यहाँ पर पुट कर दो। तो ये हो जाएगा x + 2 इंटू -2k/7 दिस इज इक्वल्स टू -k। ओके, तो थोड़ा सा सुंदर बनाओगे तो x - 4k/7 बराबर हो जाएगा -k, x बराबर हो जाएगा -k + 4k/7। तो x बराबर हो जाएगा दिस इज -7k + 4k विच इज -3k/7। ओके, तो आपके पास y के वैल्यू आ गए, x के वैल्यू आ गए, तो आपको k चाहिए ना, उसके लिए इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि x² + y² + z² बराबर क्या है? 1 है। तो x² मतलब क्या? -3k/7 का होल स्क्वायर मतलब क्या? 9k² / 49 प्लस y² मतलब -2k/7 का होल स्क्वायर मतलब क्या? 4k² / 49 प्लस z² मतलब k² बराबर 1। तो यहाँ से यदि आप देखोगे तो जो कुछ भी आए हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो k के कितने वैल्यूज आएंगे आपके पास? 2 वैल्यूज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर k² है। तो चलो यार लिख ही देते ना, यहाँ पर मतलब क्यों छोड़ें। तो यहाँ पर k² बराबर हो जाएगा या फिर k बराबर हो जाएगा ±√1 टोटल ये वैल्यूज, क्योंकि हम लोग क्या करें k² को कॉमन ले लिए तो बच जाएगा क्या? 9/49
प्लस 4/49 प्लस 1 है ना। के स्क्वायर को कॉमन ले लिए, ये बचा, इसको नीचे पटक दिए के बराबर प्लस माइनस के साथ। तो के कितने वैल्यूज आए, 2 वैल्यूज। और के ये जो एक्स वाई जेड है, ये जो है एक्स वाई जेड, ये सारे ही किस पर डिपेंडेंट है, के पर ही तो डिपेंडेंट है। तो के 2 वैल्यूज आए, तो एक्स वाई जेड के कितने पेयर पॉसिबल हो सकते हैं, 2 पेयर। जब आप एक्स बराबर प्लस में रखोगे ये चीज, और जब आप के बराबर प्लस में रखोगे ये चीज, और जब आप के बराबर माइनस में रखोगे ये चीज। ओके, तो कितने सॉल्यूशंस आ गए, मतलब कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ए के। यही तो पूछा गया था ना। कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, इज अ सिंगलटन, नहीं। कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, यस। तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ओके, एग्जैक्टली 2 मतलब के 2 वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स वाई जेड के भी 2 वैल्यूज आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स वाई जेड है वो टोटली एंड टोटली के पर डिपेंडेंट है। ओके, तो इसको भी फटाफट से आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 17th वन, ये एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है। बेसिकली दिया हुआ है कि एक रीजन है जो कि ये है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 2x, ठीक है। इनके बीच में जो बाउंडेड है दैट इज़ योर रीजन। एंड एक जो लाइन है y बराबर अल्फा, वो इस रीजन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यही है, 2 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर रहा है। तो आपको जो है वो क्या फाइंड करना है, मतलब क्या, कौन सा रिलेशन ट्रू है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा ट्रू है दैट यू हैव टू फाइंड। ओके, तो पहले हम लोग डायग्राम बना लें। चलो, तो यदि हम लोग इसकी बात करें तो ये क्या है, दिस इज एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई, है ना। मतलब क्या, वाई एक्स स्क्वायर बराबर समथिंग। ओके, मतलब क्या, वाई दिस इज एक्स स्क्वायर बराबर समथिंग, हाँ ट्रू है। तो ये कौन सा है, पैराबोला होगा ना। और पैराबोला कौन सा होगा, ऊपर की तरफ खुलेगा। अब तो क्या करो, इसको इक्वेशंस की तरह कंसिडर करो, इक्वल की तरह। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay की तरह दिख रहा है, तो इसका जो है वो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का होगा। और यहाँ पर एक्स डैश, यहाँ पर वाई डैश, और यहाँ पर ओरिजिन, तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का होगा, इसंट इट। इसका मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, है ना। इक्वेशन की तरह कंसिडर करो, यदि ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू में नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो y बराबर 2x है, मतलब क्या, y इज लेस देन इक्वल टू 2x है, इजंट इट। तो यहाँ पर y बराबर 2x का भी लाइन, y बराबर 2x एक लाइन होगा जो कि इस तरीके का होगा, इजंट इट। तो दोनों के बीच में एरिया बाउंडेड आपको दिख गया ना, रीजन दिख गया आपको, ये वाला। ओके, तो दिस कर्व इज नथिंग बट, ये वाला कर्व क्या है, दिस इज एक्स स्क्वायर बराबर वाई, एंड ये वाला कौन सा है, दिस इज y बराबर 2x का। ओके, तो नेक्स्ट ये तो रीजन मिल गया आपको। नेक्स्ट ये नाम, चलो नाम बाद में देखें। एक जो लाइन है y बराबर अल्फा, y बराबर अल्फा की बात करें तो ऑफ कोर्स क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो इस ये जो रीजन का एरिया है उसको 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करा है, ये y बराबर अल्फा होगा। तो यदि हम लोग इस पॉइंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, 0, अल्फा। ओके, तो ये जो एरिया है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो कौन सा रिलेशन ट्रू है। ओके, तो यदि हम लोग पॉइंट मान लें, ये तो O है ही, मान लो ये P पॉइंट है, ये क्या है, Q पॉइंट है, और मान लो ये R पॉइंट है। ओके, यहाँ पर P है, Q है। ओके, तो यहाँ पर ये जो टोटल एरिया है विच इज एरिया ऑफ, दिस इज OPQR, वो है 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ दिस रीजन, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना। तो आप यहाँ से एरिया इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ, दिस इज OPR, एरिया ऑफ OPR। ओके, तो ये बस हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि ये वाला पॉइंट कौन सा है, Q वाला, तो बताओगे। यहाँ पर P कुछ भी हो, P का y कोऑर्डिनेट विल बी अल्फा, है ना। बस हमें इतना पता है कि P का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो अल्फा होगा। यहाँ पर यदि हम लोग Q की बात करें तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। यहाँ पर y बराबर 2x पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 2x आ जाएगा। तो x इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, मतलब x बराबर 0, x बराबर 2। हाँ, एक जगह तो कट कर ही रहा है 0, ये x का x कोऑर्डिनेट विल बी 2। y कैसे फाइंड करोगे, इसमें रख दो, 2 इंटू 2 इज 4, मतलब इसका आ गया, q का कोऑर्डिनेट आ गया 2, 4, है ना। तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ दिस चाहिए, मतलब ये टोटल रीजन का एरिया चाहिए। तो ऑफ कोर्स इंटीग्रेट करोगे, एंड इंटीग्रेट करोगे तो कौन सा स्टेप लोगे, हॉरिजॉन्टल स्टेप या फिर वर्टिकल स्टेप। देखो, यदि हम लोग हॉरिजॉन्टल स्टेप ले रहे हैं ना,
तो हॉरिजॉन्टल स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, x का लिमिट लगाते हैं, ठीक है, y dx करते हैं, x का लिमिट लगाते हैं। तो x का लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर भी फिर हॉरिजॉन्टल स्टेप लोगे, तो x का जब लिमिट लगाओगे तो x का लिमिट लगाओगे तो यार x कोऑर्डिनेट में तो अल्फा है ही नहीं, जबकि हमारे ऑप्शंस में क्या है, अल्फा ही अल्फा भरा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वर्टिकल स्टेप लगाएंगे, ठीक है। तो वर्टिकल स्टेप लगाओगे तो क्या करोगे, x dy करोगे, मतलब y का लिमिट रखोगे, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0, मतलब 0 से लेकर के y का लिमिट लगाओगे ना 0 से लेकर के 4, ठीक है। और जब कभी भी हमारे पास दो कर्व्स होती है और हमें एरिया फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये वर्टिकल स्ट्रिप में करते हैं राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में करते हैं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो ये हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग जो है वो y का लिमिट लगा रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ dy करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा राइट कर्व का x, क्योंकि हम लोग लिखते हैं x dy। तो राइट कर्व कौन सा है, ये वाला, तो इसका x क्या हो जाएगा, √y, ठीक है, माइनस ये राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, इसका y x क्या हो जाएगा, y/2, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू, इसका एरिया निकाल रहे हैं हम लोग, इसका छोटे सा का, छोटू का, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के अल्फा, 0 से लेकर के अल्फा। इसका x कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल भी सकते हो यार, क्या हो जाएगा √α, दैट्स ऑल। जब y बराबर अल्फा है तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट इस कर्व पर तो लाई कर रहे हैं, है ना, निकल जाएगा, बट कोई ज़रूरत नहीं है। तो 0 से लेकर के अल्फा हो जाएगा, ओके। तो आप हॉरिजॉन्टल से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि √α आ गया, बट हम लोग वर्टिकल से जा रहे हैं। तो 0 से लेकर के अल्फा हो जाएगा, दिस इज 0 टू अल्फा, राइट कर्व अभी भी यही है, विच इज √y माइनस राइट का माइनस लेफ्ट कर्व इज y/2 dy, ओके। बस इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, दैट्स ऑल। चलो करते हैं। तो यहाँ पर √y का यदि हम लोग इंटीग्रेशन देखें तो क्या होगा, दिस इज y टू द पावर 1/2, तो ये हो जाएगा y टू द पावर 1/2 + 1 विच इज 3/2 मतलब 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना, y टू द पावर 3/2 माइनस दिस इज 1/2 टाइम्स ऑफ y का y²/2, ओके। यहाँ पर 0 से लेकर के 4, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर भी हो जाएगा 2/3 इंटू y टू द पावर 3/2 माइनस 1/2 इंटू y²/2, ओके। बस वैल्यू लगा दो, आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दे रहा है वो, ठीक है। चलो करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जब 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 4 टू द पावर 3/2, तो यहाँ पर 4 टू द पावर 1/2 विल बी 2 एंड 2 टू द पावर 3 विल बी 8, है ना, माइनस 1/2 इंटू y² मतलब क्या, 16/2, 0 रखे तो 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2/3, अल्फा रखोगे तो अल्फा टू द पावर 3/2 माइनस α²/4, ओके, और 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। बस अब सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा देख लो, बस कुछ नहीं हो रहा क्या, चलो इसको तो ये उड़ाएगा ना, 2 दूना 4, ये 4 टाइम्स उड़ा देगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर 2 से भी, ये 2 भी उड़ाएगा, यहाँ पर ये 2 यहाँ पर उड़ा देगा, ये 2 इसको, ओके। तो ये हो गया 8/3 माइनस 2 बराबर 2/3 इंटू अल्फा टू द पावर 3/2 माइनस α²/4, है ना। तो बस अब क्या करें, एलसीएम ले लें, सुंदर बना दें। चलो यहाँ पर नीचे क्या है, 1 है, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 6 मतलब क्या, 2/3, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 4 × 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ गया, बचा 4, 4 दूना 8, 8 इंटू अल्फा टू द पावर 3/2 माइनस यहाँ पर 4 हो गया 3α², ओके। तो इस 3 ने इसको उड़ाया 4 टाइम्स, तो आपके पास आया, क्या आया, 4 दूना 8, 8 बराबर 8 इंटू अल्फा टू द पावर 3/2 माइनस 3α²। थोड़ा सा और सुंदर बनाओगे, सबको क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, तो इन सभी को जो है वो क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। तो ये हो जाएगा, दिस इज माइनस 3α², इधर आएगा तो हो जाएगा 3α²। नेक्स्ट हो जाएगा माइनस 8 इंटू अल्फा टू द पावर 3/2 प्लस 8 बराबर 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन दे रहा है आपको, 3α² माइनस 8 इंटू अल्फा टू द पावर 3/2 प्लस 8 बराबर 0। 4th इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो 4th इज द करेक्ट आंसर। बस यहाँ पर कंडीशन इज दैट कि ये जो लाइन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर, आप हॉरिजॉन्टल से भी जा सकते हो, क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट आ चुका है √α, ओके। बट यहाँ पर मैंने किया था तो मुझे ये वर्टिकल वाला ज़्यादा इजी लगा था, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। आप एक बार ट्राई करो, हॉरिजॉन्टल वाला आप बना सकते हो, ओके। तो इसको भी जो है वो फटाफट से आप नोट डाउन कर ही लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है विच इज़ 2x² इंटू dy
दिस इज इक्वल्स टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, एंड इसको जब सॉल्व करोगे तो वो जो है वो 1,2 से पास हो रहा है, तो यहाँ पर c का वैल्यू आ जाएगा, तो आपको f ऑफ 1/2 चाहिए। ओके, तो बस इसको सॉल्व करना है बेसिकली। तो सुंदर लिखोगे इसको, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर। ठीक है, और यदि आपने इसको अच्छे से ऑब्जर्व किया तो ये आपको चमक गया कि भाई यहाँ पर देखो डिग्री 2 एंड ऊपर एंड नीचे डिग्री सेम है, मतलब क्या, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड जब कभी भी हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, y बराबर vx पुट करते हैं। ओके, अब आपका क्वेश्चन जो है वो v एंड x में होना चाहिए, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, पहले v को छोड़ोगे x को डिफरेंशिएट करोगे तो v इंटू 1 प्लस यहाँ पर अगेन x को छोड़ोगे v को डिफरेंशिएट करोगे तो dv बाई डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स की जगह ये रखोगे तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2 इंटू एक्स इंटू वाई आपने क्या रखा है vx। ओके, प्लस यहाँ पर vx का होल स्क्वायर मतलब v स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा सुंदर लगाओगे, सुंदर बनाओगे इसको क्रीम पाउडर लगा करके, तो ये हो जाएगा v x इंटू डी वी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर आया 2v प्लस v स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर उड़ गया तो ये हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 बचा, दोनों में बांट भी दो तो ये 2 और 2 उड़ जाएगा, बचेगा v प्लस v स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इस लेफ्ट के v ने राइट के v को उड़ा दिया तो यहाँ पर आ गया x डी वी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2। एंड यहाँ से आपको दिख गया वेरिएबल सेपरेबल, क्यों, क्योंकि आप क्या करोगे, v स्क्वायर अलग है, x का टर्म अलग है, तो इसको v स्क्वायर को इधर टपकाओगे, ओके, या फिर चलो एक काम कर लो, सबको ही पूरे v स्क्वायर बाई 2 को इधर टपका दो और dx वाले टर्म को उधर भेज दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बाई वी स्क्वायर डी वी, दिस इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स। ओके, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 1 बाई वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, -1 बाई वी, है ना, अदरवाइज निकाल सकते हो x टू द पावर -2 का x टू द पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 आ जाएगा। ओके, दिस इज इक्वल्स टू ln x प्लस c, है ना, ln c नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर ln नहीं है, कोई यूज नहीं है इसका लिखने का, हो गया काम, ये t नहीं है, ये ln है ना। नेक्स्ट ओके, v तो हमने पुट किया था ना, तो v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग v निकालेंगे तो x को इधर टपकाएंगे तो v बराबर हो जाएगा y बाई एक्स, तो यहाँ पर पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 बाई एक्स मतलब -x बाई y। ओके, दिस इज इक्वल्स टू ln x प्लस c, है ना, और ये जो है, ये जो सॉल्यूशन है वो 1,2 से पास हो रहा है, 1,2 से पास कराओगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू ln 1 प्लस c, ये इस 2 ने इस 2 को उड़ा दिया, ln 1 इज 0 तो c बराबर आ गया क्या, -1, c बराबर -1 आया तो आपके पास आया 2x बाई y, दिस इज इक्वल्स टू ln x -1, है ना। तो आपको जो है वो y का वैल्यू चाहिए एट x इक्वल्स टू 1/2, है ना, तो आप एक काम करो, इस ln x -1 को यहाँ टपकाओ, y को उधर भेजो, तो हो जाएगा -2x बाई ln x -1 बराबर हो जाएगा y। ओके, तो आपका y का वैल्यू चाहिए एट x बराबर 1/2, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 1/2 होल डिवाइडेड बाय ln ऑफ 1/2 -1, इस 1/2 इस 2 ने उड़ा दिया, और आपको पता है कि अरे भाई ये ओके, और इसने ये आ गया, ऊपर आ गया -1 बाय, ये हो गया -ln2 -1, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस ln2, और ln2 को हम लोग क्या लिखते हैं, log 2 टू द बेस e, तो आपके पास आ गया y एट x बराबर 1/2 इज 1/1 प्लस log 2 टू द बेस e, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, बस ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन देगा भाई, 1/1 प्लस 2 log, ओके, सेकेंड ऑप्शन 1/1 प्लस log 2 बेस e, ओके, एग्जैक्टली सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसको भी फटाफट से नोट डाउन कर लो।